हेलो एवरीवन, मैं भूपेन। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय के थर्ड लेक्चर को लेकर। इससे पहले हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है और इसी के साथ ही हमारा एमपीपीएससी का राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तीन पार्ट बनने का रीज़न भी था कि सिर्फ बारीकी समझाना है और आपके जो क्वेश्चंस बने हैं वो क्वेश्चंस एक भी ना छूटे, उस लेवल से मैंने इसे पढ़ाया है। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर फाइनली बात करेंगे जो कुछ अलग अलग चीज़ें हैं बहुत सारी, जैसे कि राष्ट्रीय आय की गणना की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके अलावा समस्याएं क्या है राष्ट्रीय आय की गणना में, और यहाँ पर इसकी गणना करता कौन है, इसके अलावा भारत में पहली बार गणना कब हुई, बहुत सारी बातें आज हम यहाँ पर जानेंगे। आशा करता हूँ पिछले दो लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसके साथ ही हम थर्ड लेक्चर पे पहुँचते हैं और आप एक काम ज़रूर करें कि लेक्चर की जो सीरीज़ है उसे पार्ट बाय कंटिन्यू देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। चलिए शुरुआत करते हैं हम, लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर का हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि भारत में फाइनली एक वास्तविक राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहते हैं, एनएनपी को, और ये फॉर्मूला है। अब इसमें एफसी क्या होता है, एमपी क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी, ये हम लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं। अगर आप इसको यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ समस्या आपके साथ होगी। उसके बाद में हमने एक और देखा था लास्ट लेक्चर में कि भारत में राष्ट्रीय आय जो होती है उसकी गणना की कितनी विधियां हैं, तो गणना की 3 विधियां हैं, जिसमें से उत्पाद विधि, आय पद्धति और व्यय पद्धति। ये 3 विधियां भारत में प्रचलित है। भारत तो क्या, पूरी इकोनॉमी में प्रचलित है जहां पर अगर राष्ट्रीय आय की गणना करनी हो। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हालांकि यहाँ पर 2 है लेकिन चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। और अब यहाँ पर जो प्रश्न बनने वाले हैं आपके, राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व, ये प्रश्न आपसे जो है 3 मार्कर, 5th या 11 में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इस बात का खास ध्यान रखना है। अब चीजें जितने कॉम्प्लिकेटेड पहले जितनी नहीं रहेगी, अब जो है फैक्चुअल और लास्ट 2 लेक्चर लिए होंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। एक एक करके हम पॉइंट देखते हैं। अगर किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना हो तो उसके माध्यम से क्या होता है, अर्थव्यवस्था की वास्तविक क्षमता का पता चलता है। अभी अर्थव्यवस्था की वास्तविक क्षमता क्या है और कैसे पता चलता है, एक उदाहरण के तहत समझते हैं। आपके यहाँ पर एक जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स में सभी देशों की जीडीपी है, मतलब ये टॉप 5 कंट्री हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, एनएनपी पर राष्ट्रीय गणना की जाती है जो शुद्ध होती है, लेकिन दुनिया भर में अगर किसी देश की कंपैरिजन की बात आए तो वो कंपैरिजन होता है जीडीपी के जरिए। तो यहाँ पर टॉप 5 कंट्री है और उसकी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत की स्थिति क्या है। यूएसए की जो जीडीपी यानी कि साल भर में वहां पर जो पैसा बनता है वो कितना है, 20 ट्रिलियन डॉलर ना। ट्रिलियन मतलब होता है खरब, और डॉलर जो है वर्तमान में जो भी राशि चले उससे आप गुणा कर लीजिए कि $1 में कितना रुपया होता है। उसके बाद जो चाइना है उसकी जीडीपी कितनी है, 13.4 ट्रिलियन डॉलर। जापान की कितनी है, सिर्फ 4.97 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद जर्मनी की उससे कम 4, और भारत की स्थिति काफी नीचे है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर। वर्तमान स्थिति में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, यानी कि ये जो क्रम है ये नंबर वाइज है कि सबसे ज्यादा अमेरिका की है, फिर चीन, जापान, जर्मनी, और लास्ट में कौन है आपका, इंडिया। कितनी है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर। ये आपको याद भी रखना है। अब इससे क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था क्षमता का बिल्कुल पता चल रहा है कि हम अमेरिका के सामने कहाँ खड़े हैं, चाइना के सामने कहाँ खड़े हैं, ठीक है, बाकी देशों के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं। पूरी दुनिया की जो अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो कितनी है, 91 ट्रिलियन डॉलर। उस 91 में से 20 तो अमेरिका के पास है, 13 चाइना के पास है, और हमारे पास कितना है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर। आपने सुना होगा ना कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि 2022 तक या 24 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है, यानी कि भारत में साल भर में इतना पैसा बन जाना चाहिए ना। तो ये आय नहीं है, ये साल भर में देश में जितनी भी पूंजी है उसकी। और जीडीपी क्या होता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो ये क्या करता है, वास्तविक क्षमता का पता यहाँ पर चलता है। एक बात और मैं आपको इसके साथ में समझा देता हूँ, वो आप अच्छे से समझे यहाँ पर। वो ये कि एक चीज यहाँ पर निकल कर सामने आती है। 2017 की मैं आपको बात बताता हूँ। 2017 में
अमेरिका की यही जो जीडीपी थी ये थी 17 ट्रिलियन डॉलर। इसी दौरान जो चाइना था इसकी इकोनॉमी थी 10 ट्रिलियन डॉलर। और इसी दौरान भारत की इकोनॉमी कितनी थी? 2.6 ट्रिलियन डॉलर, है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो मैं आपको यही समझा रहा हूँ। अब एक बात समझिए कि 3 साल में अमेरिका की इकोनॉमी कितनी बढ़ गई है? 3 ट्रिलियन डॉलर। चाइना की कितनी बढ़ गई? 3 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन भारत की बढ़ी कितनी? सिर्फ पॉइंट में। हमने 2.6 से कहा जंप किया? 2.9। आप एक चीज देखिए कि जितनी हमारी टोटल इकोनॉमी नहीं है उतनी इकोनॉमी तो ये देश क्या कर लेते हैं, 3 साल में बना लेते हैं। और हम क्या जंप करते हैं? सिर्फ पॉइंट का। यानी कि इससे पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर देशों के मुकाबले बात करें, खासकर टॉप कंट्री यूएसए और चाइना के मुकाबले, तो हमारी स्थिति क्या है? अच्छी नहीं है। तो यही क्या होता है, राष्ट्रीय आय की गणना बताती है कि किसी भी देश की स्थिति यहाँ पर क्या मालूम हमें पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। तो जो अभी मैंने आपको बताया है वही वाली बात है कि हम 3 साल में कितना आए? सिर्फ 2.6 से 2.9। तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था की जो उपलब्धियां हैं उनका मूल्यांकन भी हो गया है कि कहाँ से कितना जंप किया, कौन देश क्या कर रहे हैं। तो ये पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ। तीसरा है जो देश के संबंध में है कि राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा गरीबी निवारण, रोजगार सृजन कार्यक्रम के लक्ष्य निर्धारण, मुद्रास्फीति के संबंध में वास्तविक स्थिति का पता लगाने में सहायक। इस चीज को समझते हैं। सबसे पहली बात वही कि अगर देश साल भर में कितना पैसा कमा रहा है? 2.9 ट्रिलियन डॉलर। तो क्या 2.9 ट्रिलियन डॉलर में सबका बराबर हिस्सा आ रही होगी? नहीं। मुकेश अंबानी, टाटा, बिड़ला जैसे का हिस्सा इसमें बहुत ज्यादा है और एक किसान का हिस्सा इसमें बहुत कम है। जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो तब ये क्लियर हो जाता है कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। कृषक वर्ग से बहुत कम पैसा आ रहा है, मजदूर से बहुत कम पैसा आ रहा है। तो फिर सरकार क्या करती है कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो इनकी गरीबी दूर करने के लिए क्या करती है? फिर सरकार योजनाएं लेकर आती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी मुकेश अंबानी या जो टाटा बिरला है इनके बीपीएल के कार्ड होंगे? बिल्कुल नहीं, इन्हें आवश्यकता नहीं है। इनसे क्या करती सरकार? अच्छा खासा टैक्स लेती है और उसी टैक्स का उपयोग क्या करती है? वो जो गरीब वर्ग होता है उस गरीब वर्ग को सहायता प्रदान करती है। इसके बाद में एक और पॉइंट था यहाँ पर मुद्रास्फीति के संबंध में ना। मुद्रास्फीति मतलब होता है सीधा सा महंगाई ना। अगर आपको ये जानना है कि मुद्रास्फीति मतलब क्या, तो मुद्रास्फीति मतलब होता है महंगाई। स्वाभाविक सी बात है कि साल भर में देश में कितना पैसा बन रहा है। जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो महंगाई के आधार पर भी होती है कि अगर साल भर में कितना महंगाई बढ़ी है। ठीक है, हालांकि इस वाली जो लाइन है इसको मैं जब आपको स्पेशल मुद्रास्फीति पढ़ाऊंगा तब समझाना मैं आपको ज्यादा बेहतर समझता हूँ। अभी आपको पहले मुद्रास्फीति समझना होगा, लेकिन फिर भी आप ये पॉइंट अभी के लिए याद रख लीजिए। अभी मोटा मोटा इतना याद रखें कि राष्ट्रीय आय की गणना में महंगाई का बहुत रोल होता है। अगर मान लेते हैं कि आपकी राष्ट्रीय आय साल भर में, ठीक है, कितने बढ़ी? 10% बढ़ी, लेकिन उसी दौरान महंगाई 20% बढ़ गई तो इसका कोई सेंस नहीं निकलता है ना। जैसे कि एक उदाहरण में समझाता हूँ आपको कि आपकी साल भर में सैलरी 7,000 रुपए से कितनी बढ़ती है? 8,000 रुपए बढ़ जाती है। ठीक है, 1,000 रुपए बढ़ जाती है। यहाँ पर समझा देता हूँ, 7,000 से कितनी बढ़ जाती है? 8,000 रुपए बढ़ जाती है आपकी सैलरी। लेकिन उसी साल जो पिछले साल आप एक टीवी ला रहे थे जो 10,000 का मिल रहा था वो इस साल 13,000 का मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ महंगाई 3,000 रुपए बढ़ गई है। अब ये 3,000 रुपए बढ़े, यहाँ कितना बढ़ा? सिर्फ आपका 1,000 रुपए। तो आपकी सैलरी बढ़ने का कोई सेंस नहीं निकलता है। तो इससे क्या होता है कि फिर सरकार महंगाई को नियंत्रित करती है। राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? वो सारे उपाय देखती है। उसके बाद अगला है कि सरकार के वास्तविक राजस्व प्राप्ति एवं खर्च के संबंध में सही अनुमान लगाना। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि वर्तमान में जो सरकार का बजट रहा वो लगभग 27 लाख करोड़ रुपए रहा। ठीक है, हालांकि 27 लाख करोड़ रुपए साल भर की इनकम नहीं है, ये इससे कम होती है जो लगभग 26 लाख करोड़ के आसपास ही इनकम होती है। सरकार कुछ बजट घाटा करके ज्यादा ले जाती है। तो होता क्या है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना हो रही है तो उसमें ये भी देख लिया जाता है कि साल भर में कितना पैसा कमा रही है, तो हमें कितना खर्च करना है कितना नहीं करना है। सरकार का एक अनुमान लग जाता है इसमें कि साल भर इतना कमाया तो हमें इतना ही खर्च करना चाहिए, इतना नहीं। ये एक बेसिक होता है इसमें।
उसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता तय करने और इनके बीच में संतुलन स्थापित करने संबंधी उपाय में मदद मिलती है। अब ये तीनों सेक्टर क्या होते हैं ये हम जानेंगे आगे, आप इसको अभी यहाँ के लिए होल्ड कर लीजिए। नेक्स्ट जब मैं आपको आगे तीनों क्षेत्र बताऊंगा तब चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंस है और अगर आप इसको 5 नंबर में या 11 नंबर में लिखे आसानी से लिख सकते हैं, और मैंने जिसे आप समझाया तो आप और डिटेल अपने लेवल पर कर सकते हैं। तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस आप मत करेगा। उसके बाद में आता है राष्ट्रीय आय से जुड़ी समस्याएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। राष्ट्रीय आय जो टॉपिक है उसमें आपकी महत्ता और उसकी समस्याएं भी होती है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी है कि आपको लगता होगा कि हमसे तो कभी पूछने सरकार यहाँ पर नहीं आती है ना कि आपकी आय कितनी है, फिर भी साल भर की आय कैसे निकल जाती है। तो इसमें समस्याएं होती है। कैसी समस्या होती है एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात कि छोटे किसानों द्वारा अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती की जाती है। बाजार में इनके उत्पादों के नहीं आने का इनका अनुमान करना पड़ता है। आप सोचिए कोई छोटा किसान है ना, जिसकी कितनी जमीन है, सिर्फ 1 बीघा जमीन है, उस पर वह कितनी 4 बोरी गेहूं उगा देता है। अब 4 बोरी गेहूं वो उगा रहा है तो क्या उसे बेच के पैसा कमाएगा? नहीं कमाएगा। मुझे लगता है कि इसमें से 3 बोरी, एक अनुमान लगा ले हम, 3 बोरी वो खाने के लिए रख ले और नेक्स्ट 1 बोरी अगले साल के लिए बीज के लिए रख ले। तो ये जो 4 बोरी है इसकी तो आय कहीं पर जनरेट ही नहीं हुई, ये तो कहीं गिनने में आएगा नहीं, क्योंकि ये ना तो कहीं पर बेचा गया है ना किसी ने खरीदा है। तो ये जो छोटे छोटे किसान होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है, वहां पर फिर सरकार क्या करती है, अनुमान लगा लेती है कि भारत में सीमांत किसान कितने हैं, उससे एक एवरेजन अनुमान लगता है। आप ये कभी सोच के मत चलिएगा कि राष्ट्रीय आय सटीक होती है, सटीक की संभावना न के बराबर होती। इसमें तो कम से कम ये मान के चलिए कि 40 से 50% तो अनुमान ही चलता है इनमें। तो यहाँ पर पहला पॉइंट समस्याओं का समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि इसी प्रकार कुटीर उद्योग और असंगठित क्षेत्र का लेखा नहीं होने के कारण अनुमान करना पड़ता है। पहला तो हमने किसके बारे में जाना, एग्रीकल्चर वाले के बारे में। दूसरा समझिए कुटीर, है ना। जैसे कि मैं गांव का एग्जांपल लूं, गांव में भी बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग चलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई लोहार है, ठीक है, या कोई सुथार है जो लकड़ी का काम करता हो, ये बहुत सारे काम करते हैं। अब ये गांव में चाहे दरवाजे बनाए, लकड़ी की फर्नीचर बनाए, इतने नहीं बनाते, ये अपना एक साइड बिजनेस है, पार्ट बिजनेस है, खेती भी करते हैं, ये भी काम करते थे। अब अगर इसी कोई दरवाजा बनाया, उसने कोई फर्नीचर बनाया, उसी को अगर गांव में बेच दे, गांव वाला ही किसान खरीद ले, तो ये वाली जो इनकम होती है छोटी मोटी, इनको गिनने में बहुत समस्याएं आती हैं। इसके अलावा आप कोई सा एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लेते हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते होंगे, अक्सर वो घर में पहले चटाई बना लेते थे, ठीक है, या हवा करने के लिए पंखा बना लेते थे। अब ये इन्होंने मेहनत तो करी है, लेकिन क्या इसका पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। घर की चटाई घर में, घर का पंखा घर में, या आप घर में सिलाई करके खुद के लिए कपड़े बनाते हैं, तो ये जो पैसा होता है इसका कोई फिक्स नहीं होता है, सारा अनुमान में चला जाता है। तो ये चीजें फिर क्या होती है, नहीं गिनी जा सकती। तो ये एक समस्या होती है। असंगठित क्षेत्र मजदूर क्षेत्र कहते हैं। मजदूर भी क्या करता है, दिन के 200 रुपए कमाता है, लेकिन शाम तक वो 200 रुपए खर्च भी कर देता है। तो फिर वो खर्च कहाँ किए, कहाँ गए, बहुत अधिक समस्याएं छोटे क्षेत्र को लेकर हो जाती हैं। तीसरा, यहाँ पर एक कृषि श्रमिक द्वारा कृषि कार्य के अलावा अन्य मौसम में दूसरा कार्य किया जाता है। इनके व्यवसाय के आधार पर राष्ट्रीय आय को बांटना कठिन है। मैं आपको बताता हूँ, या जो एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते होंगे, अक्सर जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए बारिश का मौसम है तो अभी सारे किसान उसमें जुट जाते हैं, और लगभग बारिश से लगाकर जब तक रबी की फसल कट जाती है, रबी के बाद में अप्रैल से लगाकर जून तक का ऐसा महीना होता है जहां किसान बिल्कुल क्या होता है, फ्री होता है। इस दौरान बहुत सारे किसान गांव छोड़कर कहीं मजदूरी करने चले जाते हैं पैसे के लिए। अब यहाँ पर वो कृषक भी है, गांव में भी कमा रहा था, उसके बाद में वो मजदूर भी बन गया है, वो भी पैसा कमा रहा है। तो जब ऐसे पैसे क्या होते हैं, काउंट नहीं होते हैं, समस्या आती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, अक्सर अगर किसान के घर में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य क्या करते हैं, एक ही घर में कार्य करने लग जाते हैं। अगर वही 5 सदस्य किसी दूसरे खेत में कार्य करते तो शायद उन्हें पैसा मिलता। जब खुद के खेत में कार्य कर रहे हैं तो उन्हें क्या होता है, कोई पैसा यहाँ पर नहीं मिलता है, और जब कोई पैसा नहीं मिलता तो वो भी काउंट नहीं होता है।
उनकी मजदूरी उन्हीं के काम आ जाती है, तो एक आय जनरेट हम नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, और खास कर जितनी भी समस्याएं कौन से सेक्टर में है, प्राथमिक यानी कि जो एग्रीकल्चर वाला है। ये आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो ये जितनी भी समस्या है किस सेक्टर में, आपकी सारी की सारी जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है वहां पर ये सारी समस्या क्या है, विद्यमान है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, राष्ट्रीय आय के आकलन से जुड़ी समस्या है, और समस्या अक्सर किसके साथ में होती है, जो बहुत न्यूनतम आय वाला हो या खासकर कृषि या मजदूर वर्ग का। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये भी पूरा करता है, और आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। अब बढ़ते हम आगे। हाँ, एक लास्ट पॉइंट और चूक गया हूं मैं। ये पॉइंट है कि इसके अलावा काला धन भारतीय अर्थव्यवस्था में समांतर अर्थव्यवस्था का रूप ले रहा है। इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा। हो सकता है वीडियो लंबा चला जाए, लेकिन मेरी पूरी इच्छा है कि इसको हम अच्छे से समझें। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 2016 में जब नोटबंदी हुई, तो आप में से अमूमन लोग जानते होंगे नोटबंदी किस लिए हुई। नोटबंदी का कारण यही था कि जो लोगों ने काला धन जमा कर रखा है, वह काला धन क्या हो, वापस बैंक तक ना पहुंचे और वहीं तक क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अब हुआ यह था कि उसमें से लगभग 99.9% पैसा वापस बैंकों पे आ गया। यानी कि ये मान के चले कि मार्केट में जितना पैसा था वो तो घूम फिर के वापस आ ही गया है ना। मतलब सरकार का ये मानना था कि 100% अगर मार्केट में पैसा चल रहा है और 5% लोगों ने अवैध रूप में रख रखा होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा, और 5% काला धन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और 100% वीडियो पूरा का पूरा क्या हो गया, सॉरी वीडियो क्या, 100% पूरा का पूरा या 99% पैसा वापिस आ गया। अब इसमें भूटान और नेपाल में जो भी भारतीय पैसे जमा है वो तो आए नहीं, मतलब ये आंकड़ा 100 से भी ऊपर निकल जाएगा। तो कुल मिला के ये कि मार्केट में बहुत सारे जाली नोट चल रहे हैं। उसके बाद जो काला धन है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। अगर ये काला धन भी वापस में आ जाए तो भारत की जो इकोनॉमी है वो यकीन मान के चलिए 2.6 या 2.9 ट्रिलियन डॉलर से उसे लगभग ये 3 या 3.5 के आसपास आसानी से चली जाएगी। तो भारत के लिए गंभीर समस्या क्या है, काला धन भी। चलिए, तो यहाँ पर जितनी भी समस्या है वो आपको हो गई होगी क्लियर। अब कुछ बच्चों का डाउट आ रहा होगा कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो ये भी आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर लेते हैं। भारत में एक आयोग है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे याद रख लें। ये फैक्चुअल डेटा है जो आपके 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट और कार्य भी पूछे जा सकते हैं। तो CSO के बारे में क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है, और भारत में राष्ट्रीय आय को का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। तो सबसे बढ़िया बात आपको याद रखने की, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो वो करता है CSO। अब इसकी स्थापना कब हुई, तो 1951 में इसकी स्थापना हुई। हालांकि 1949 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऑफिशियली 1951 से आ गया। उसके बाद में CSO क्या करता है, 1956 से प्रतिवर्ष एक मैगजीन जारी करता है जिसमें देश संबंधी बहुत सारे आंकड़े होते हैं। अब इसके अलावा ये CSO के बारे में था कि कब स्थापना हुई, क्या काम है, बेसिक है। एक बात और यहाँ पर अब कि CSO ने भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों में विभाजित किया है। अब ये सेक्टर क्या होते हैं ये हम जानेंगे। इससे पहले 2-3 बार इनके नाम आ चुके हैं। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से आपको फाइनल इस वीडियो के साथ में ये क्लियर हो जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की इतनी बुरी हालत क्यों है। पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में किस प्रकार के क्षेत्र हैं। देखिए, जो CSO है, CSO ने भारत में जहां से आय मिलती है ना, इनकम पूरे साल भर में जनरेट होती है। अब इसको 3 क्षेत्र में बांट दिया। पहला क्षेत्र प्राथमिक, दूसरा द्वितीय और तीसरा तृतीय। लेकिन इसमें जो चीजें आती है उस हिसाब से इनका नामकरण हो गया। इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, इसे विनिर्माण यानी कि उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, और इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसे क्यों कहते हैं, चलिए इसे जान लेते हैं हम डिटेल में। बस पहले तो इतना याद रखिए कि भारत में कितने सेक्टर हैं, 3 सेक्टर बांट रखे हैं। क्यों बांट रखे, ताकि आय की गणना आसानी से की जा सके। अब सबसे पहली बात कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है।
तो इसे ध्यान से सुनिए कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि ये प्राकृतिक संसाधन कौन से, तो इसको ऐसे समझें, इसमें मोस्टली 3 आएगा: कृषि एवं पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन। अब स्वाभाविक सी बात है, कृषि करते हैं तो कृषि क्या है? डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी किसान कर रहा है तो वहां पर वह खेती किस पे कर रहा है? भूमि पे कर रहा है। उसके बाद में पानी का उपयोग कर रहा है, प्रकाश के कारण पौधे चल रहे हैं। तो ये वाला सेक्टर क्या होता है? जहां पर डायरेक्ट किसका उपयोग होता है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। वह सारे किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। मत्स्य पालन की भी हम बात करें तो मछली जल में रह रही है, मछली एक क्या है? जीव है। अब जीव तो प्रकृति के रूप से ही आएगा। उसके बाद वहां पर मछली पालन किस में हो रहा है? जल में हो रहा है। आप उसे जो भोजन खिला रहे हैं वो खाद्य है। खाद्य कहाँ से बन रहा है? एग्रीकल्चर से बन रहा है। मतलब कुल मिला के एक बात ये कि प्राथमिक क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का सीधा प्रयोग होता है, और ये फर्स्ट बार में होता है। ओके, उसके बाद एक और आता है इसमें खनन एवं उत्खनन। तो खनन वही एक ही चीज है कि जहां पर आप देखते होंगे कि जो खदान होती है, खदानों से जो खनन होता है, तो खनन कर कहाँ से रहे हम? हमारे पृथ्वी के अंदर संसाधन होंगे उसी का कर रहे हैं, है ना। बात समझिए आप कि जहां पर क्या कर रहे हैं हम? जो डायरेक्ट संसाधन मिले हैं प्रकृति से उनका उपभोग कर रहे हैं हम। तो जो खनन है, चाहे उसमें लोहा, सोना, चांदी, मैग्नीज जो भी निकले, इन सब का क्या हो रहा है? यहाँ पर डायरेक्ट हम उपयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रकृति से निकाल रहे हैं। तो जब अनाज बन रहा है तो वो डायरेक्ट बन रहा है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी प्राकृतिक संसाधन, मछली का पालन और खनन एवं उत्खनन। तो ये 3 ही आते हैं, इसके अलावा और कोई इसमें आता ही नहीं है। तो आपको कौन कौन से याद रखने हैं? कृषि एवं पशुपालन, उसके बाद मत्स्य पालन, उसके बाद एक खनन एवं उत्खनन। तो ये किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरी बात, अब इसे कृषि क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? कृषि क्षेत्र का होता है, इसलिए। तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं। तो ये कुछ खास पॉइंट है, यही आपको याद रखना है। अब हम जानेंगे द्वितीय क्षेत्र के बारे में। तो द्वितीय क्षेत्र के बारे में डेफिनेशन क्या है? वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब कच्चे माल के रूप में प्रयोग कैसे करता है? तो किसी भी कच्चे माल का उपयोग तो कौन कर सकता है? एक उद्योग क्षेत्र ही कर सकता है। कुल मिला के द्वितीय क्षेत्र में क्या आएंगे? जितने भी इंडस्ट्री हैं वो सारी इंडस्ट्री किस में आ जाती हैं? द्वितीय क्षेत्र में आ जाती है। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न है कि उत्पादों या का कच्चे माल के रूप में कैसे प्रयोग? अब आप फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, लोह इस्पात उद्योग है, यहाँ से लोहा कहाँ से आएगा? फर्स्ट सेक्टर जो आपका प्राइमरी सेक्टर है वहीं से आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि वहां पर हमने क्या किया? खनन किया। वाहन है, अब वाहन भी बन किससे रहे? लोहे से बन रहे हैं, वो भी कहाँ से आया? फर्स्ट सेक्टर से, मतलब वहां से लोहा हमने कच्चे के रूप में लिया। वस्त्र बन रहे हैं, रेशम के बन रहे, तो रेशम की भी क्या होती है? खेती होती है, वहां से कच्चा माल लिया। फर्नीचर के लिए क्या है? लकड़ी है, तो लकड़ी का भी क्या किया हमने? कच्चा माल लिया। कच्चा माल कहाँ से लिया? वन से लिया, खेती से लिया। मतलब इतना आप दिमाग में लेके आइए कि कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, उस इंडस्ट्री में अगर कच्चा माल आएगा तो ये तय है कि वो कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर वाले, यानी कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर है वहीं से ही आएगा। आप कोई सा भी उद्योग उठा के देख लीजिए, ये फिक्स नहीं है। आपके मन में जो भी आए वो उद्योग सोचिए और फिर उसमें डिसाइड कीजिए कि वहां से कच्चा माल जो मिलेगा वो कहाँ से आ रहा है? प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है। हाँ, इसे विनिर्माण इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक बार और विनिर्माण हो रहा है। निर्माण मतलब कैसे? लोहा तो था अपने आप में, ठीक है, उसका निर्माण तो प्रकृति ने कर दिया था। अब लोहे से हमने क्या कर लिया यहाँ पर? चाहे चादर बना ले, सलिया बना ली। वाहन में भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिला के विनिर्माण इसे इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? पुनः निर्माण हो रहा है। जो प्रकृति से मिला उसका हमने क्या किया? एक बार और से क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। तो आशा करता हूँ सेकंड सेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम तीसरा। तो तृतीय क्षेत्र को तो क्या कहते हैं हम? सेवा क्षेत्र कहते हैं। और सेवा क्षेत्र के बारे में तो मैं कम से कम आपसे बहुत सी बार चर्चा कर चुका हूँ। सेवा में क्या होता है कुल मिला के? कि आपको कोई भी वस्तु प्रदान नहीं की जाती है, बस आपको सर्विस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझिए परिवहन। अब जैसे कि कार बनी है ना, आप किसी बस में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बस ले लीजिए। आप उस बस में बैठे, आप अपने स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंच गए, आपने 100 रुपए किराया दिया। क्या बस आपकी हुई? नहीं। क्या बस वाले ने कुछ दिया? नहीं।
बस बस वाले ने आपको सर्विस दी, आपको सेवा दी, तो आपका क्या होगा यहाँ पर 100 रुपये उसने सर्विस के ले लिए। उसके बाद संग्रह, तो कोई आपकी चीज स्टोर करता है, जैसे बैंक ही हो गया, ठीक है, तो बैंक में आपके पैसे जमा हो रहे हैं तो वो संग्रहक हो गया। उसके बाद संचार की बात करो, टेलीफोन इंडस्ट्री में स्वाभाविक सी बात है, आज आप मोबाइल से ही ये वीडियो देख रहे होंगे, तो क्या आपको कुछ मिल रहा है? आपको क्या मिल रहा है? ज्ञान मिल रहा है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको क्या कर रहा हूँ? सेवा दे रहा हूँ। मतलब यहाँ पर कुछ चीजें फिजिकली नहीं मिलती हैं, बस आपको सेवा मिलती, चाहे वो व्यापार हो, होटल हो, जलपान, बीमा, बैंक, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें शिक्षक, वकील, डॉक्टर सब आते हैं, जहां पर आपको क्या मिले? सिर्फ सेवा मिले, वस्तु ना मिले। तो आशा करता हूँ आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों जो वर्ग हैं वो आ गए होंगे अच्छे से समझ में। जब ये अच्छे समझ में आएंगे तो अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ आगे, जिससे आपको अब एक चीज क्लियर होगी कि भारत में किसानों की हालत ऐसी खराब क्यों है। चलिए इसकी को लेकर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। उससे पहले आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। मतलब ये कि भारत साल भर में जितनी जीडीपी बनती है, ठीक है, यहाँ पर मैं जीडीपी वर्ड का प्रयोग करूंगा, या साल भर में जितनी इनकम होती है उसमें से अभी जो हमने 3 सेक्टर पढ़े, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यहां से कौन सा सेक्टर कितना पैसा देता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र जो है वहां से कितना प्रतिशत हिस्सा है? 16.2% हिस्सा है। ये 43 क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो कुल मिला के साल भर में जो 100% पैसा बनता है उसमें से 16% किस सेक्टर से आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो आपका द्वितीय क्षेत्र है यानी कि विनिर्माण क्षेत्र है, वहां से कितना हिस्सा आता है? 31.7%। और जो थर्ड क्षेत्र है आपका तृतीय सेवा क्षेत्र, वहां से आता है 53.1%। ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप आंसर राइटिंग करते हैं इकोनॉमी की तो बिना आंकड़ों के बात हो नहीं सकती। तो कुल मिला के एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना पैसा आ रहा है साल भर में? 16%, मतलब 16% हिस्सेदारी इसकी, सेकेंड की 31 और थर्ड की 53। पीछे जो ये लिखा है 43, 24, 31, ये दर्शा रहा है कि इस सेक्टर में कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 43% किसान काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा कितना दे रहे हैं? वो सिर्फ 16%। 24% यहाँ पर सेकेंड यानी कि उद्योग में काम कर रहे हैं, पैसा कितना दे रहे हैं? 31%। प्रति क्षेत्र में 31% लोग काम करते हैं, लेकिन पैसा कितना दे रहे हैं? 53%। अब यही सबसे बड़ी भारत की कमी है यहाँ पर, कि जिस सेक्टर में ज्यादा लोग लगे हुए एग्रीकल्चर में, वहां से पैसा बहुत कम आ रहा है। चलिए इसे मैं और अच्छे डिटेल में समझाता हूँ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हम मान लेते हैं कि भारत की जीडीपी साल भर में 100 रुपए बनती है, ओके, और इस साल भर को 100 रुपए 100 लोग मिलकर बनाते हैं, है ना। ये आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 100 व्यक्ति मिलकर भारत की जीडीपी में 100 रुपए बनाते हैं। इस 100 व्यक्ति में किसान भी शामिल है, एक बिजनेसमैन उद्योगपति भी शामिल है, और एक नौकरी करने वाला भी शामिल है, ठीक है। तीनों प्रकार के लोग, मतलब कि नौकरी वाला, एक बिजनेसमैन और यहाँ पर एक फार्मर, यानी कि फर्स्ट सेक्टर, सेकेंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर, तीनों के लोग इसमें शामिल है। ये सारे मिलकर 100 रुपया बनाते हैं और इन 100 लोगों में सभी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है, और समझे इस बात को, कि इस 100 रुपए बनाने में 48 जो लोग लगे हुए हैं वो लोग किसान हैं या फर्स्ट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये 48 लोग मिलकर सिर्फ कितना रुपया बना पा रहे हैं? सिर्फ 16 रुपए बना पा रहे हैं। इस बात को समझिए कि ये 48 लोग मिलकर, ये किसान मिलकर सिर्फ कितना योगदान दे पा रहे हैं देश की जीडीपी में? सिर्फ 16 रुपए का। यहाँ पर जो बिजनेसमैन है ये सिर्फ 24 लोग हैं, लेकिन ये 24 लोग कितना दे रहे हैं? कम से कम इनसे ज्यादा दे रहे हैं। 24 हैं लेकिन कितना दे रहे हैं? 31 रुपया ये दे रहे हैं। और जो सेवा सेक्टर है उसमें 31 लोग लगे हुए, लेकिन ये सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं, यानी कि 53.1 रुपया। हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा योगदान एग्रीकल्चर जो आपकी जीडीपी में देने का है वो किसका है? पहले सेवा सेक्टर का, दूसरे नंबर पर ये और थर्ड पर ये। अब किसानों की हालत क्यों खराब है इस बात पे मैं चर्चा करता हूँ। आप यहाँ पर एक मैथ्स लगाएंगे तो एक किसान के हाथ में लगभग कितना पैसा आ रहा है? सिर्फ 30 पैसा आ रहा है, यानी कि 48 लोग मिलकर सिर्फ 16 रुपए बना रहे, तो कितना आ रहा है? 30। और ये 24 लोग अगर 31 रुपया बना रहे हैं तो कम से कम इनके पास में 1 रुपये से तो ज्यादा ही आ रहा है। और यहाँ वालों को कितना मिल रहा है? 1.5 रुपया मिल रहा है। मतलब ये
कि आज की स्थिति में भारत में नौकरी करने वाला जो शख्स है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। बिजनेसमैन वाले की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन सबसे खराब स्थिति इस सेक्टर में है कि काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन पैसा उतना नहीं बना पा रहे हैं, और भारत में इन्हीं लोगों को इन सेक्टर में शिफ्ट करना है लेकिन हम नहीं कर पाए। एक आगे मैं आपको और अच्छे तरीके समझाता हूँ और समस्या क्या है। ये आप एक चार्ट देखिए थोड़ा ध्यान से। ये चार्ट है कि 2009 से लगाकर 2019 तक किस किस सेक्टर के लोग कहाँ शिफ्ट हुए। मैं समझाता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला देख रहे हैं आप, ये वाला कलर यहाँ से देखेंगे, ये है सर्विस सेक्टर का। दूसरा वाला जो आप ये वाला देख रहे हैं, ये आपका बिजनेस सेक्टर का, यानी कि विनिर्माण वाला। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट, ये सेक्टर सेकंड, और ये थर्ड, सॉरी उल्टा हो गया ना, ये थर्ड है आपका, ये दूसरा और ये पहला। अब ध्यान से इस ग्राफ को देखिए कि 2009 में 26% लोग काम कर रहे थे किसमें, सेवा क्षेत्र में नौकरी पेशे वाले थे, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 31% हो गई। यानी कि आज उस सेक्टर में 26 लोग की बजाय कितने लोग काम कर रहे हैं, कुल मिला के 31 लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात समझिए कि 2009 में 21 लोग बिजनेस में थे, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 24 हो गई, यानी कि 24%। लेकिन किसान की जो यहाँ पर तेजी से घटे, किसान 52% थे 2009 में, लेकिन यहाँ पर ये घटकर कितने आ गए, 43% आ गए। अब जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझिए कि यहाँ से लोग निकलकर जा इस एरिया में रहे। ठीक है, मतलब 26 से 31 हुए यानी कि 5 का डिफरेंस, और यहाँ पर 21 से 24 तक आया यानी कि 3 का डिफरेंस। यानी कि जो ज्यादातर किसान लोग हैं वो निकलकर किस में जा रहे हैं, थर्ड सेक्टर में जा रहे हैं, सब इधर मूव कर रहे हैं। ज्यादातर इधर पैसा भी बन रहा है, लोग कम है, लेकिन इतने भी मूव नहीं हुए हैं जितने होने चाहिए। आप सोचिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अमेरिका में आज सिर्फ 2% लोग वहां की एग्रीकल्चर फील्ड में, लेकिन ये 2% लोग वहां का 5% पैसा बनाते हैं, तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। सबसे बड़ी दिक्कत जो भारत के साथ में हुई है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये कि हमने लोगों को शिफ्ट किया, तो हमको लोगों को शिफ्ट यहाँ करना था। किसी भी देश की जो डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट इस बात पर तय करती है कि वहां की इंडस्ट्री कितनी है। आज ये अगर जितने 43% लोग यहाँ काम कर रही है, 43% लोग अगर इस क्षेत्र में काम कर रहे होते, तो यकीन मान के चलिए क्या जो भारत है वो तीसरा तो कम से कम दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश होता। आप ही सोचिए ना, हम में से कितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से है तो आपका मूड पूरा क्या होता है कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, बहुत रिस्की है, बहुत माथा बच्ची है, मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए जहां पर 10 से 5 की जॉब हो, बस। तो भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या हो कि हम लोगों को यहाँ से इस वाली फील्ड में शिफ्ट नहीं कर पाए, अधिकतर लोग यहाँ पर जा रहे हैं। और यही भारत की इकोनॉमी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ पर कौशल है नहीं। इंजीनियर कॉलेज से बहुत सारे लोग निकलते हैं, लेकिन वो फिर इंजीनियर से आईआईटी और आईआईटी से यूपीएससी कर लेते हैं। अब अगर आज यूपीएससी टॉपर वाला बंदा अगर आईआईटी टॉपर वाला बंदा यूपीएससी करता है, तो उसने जो आईआईटी की पढ़ाई करी वो किसी काम की नहीं, वो तो सब खत्म हो गई। यहाँ से किसी और दूसरे की यूपीएससी की पोस्ट उसने खा ली। मतलब भारत में कुल मिला के जो एजुकेशन सिस्टम में एग्रीकल्चर है, इसका सबसे बड़ा फेल्यूअर यही है, और यही हमारी इकोनॉमी के डाउन होने की व्यवस्था है। आज लेक्चर लंबा जाएगा, लेकिन मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ उस चीज को आप समझिए अच्छे से यहाँ पर, कि बात कुल मिला के हमारे सामने क्या है, वो ये है कि किसानों की हालत खराब होने का कारण यही है कि यहाँ पर लोग ज्यादा हैं लेकिन पैसा कम है। आशा करता हूँ यहाँ पर आपको चीज समझ में आ गई होगी, और समझाने का उद्देश्य इसलिए था कि एक बार प्रश्न बने हुए हैं यहाँ से कि क्या कारण है कि भारत में आज भी किसानों की हालत खराब है, या इससे रिलेटेड वगैरह जो भी आए, तो वहां पर आपको फिर इन आंकड़ों के साथ में बात करनी रहेगी। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे, और यहां तक की चीजें आपको हुई होगी क्लियर। चलिए अब कुछ संगठन है उनकी चर्चा कर लेता हूं। यहाँ पर फैक्चुअल डेटा आइए। एक संगठन है आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसे कहते हैं NSSO। एक CSO है जिसकी मैं पहले चर्चा कर चुका हूं आपसे, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। जो NSSO है, इसका प्रमुख कार्य जो है भारत में जो गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, भूखमरी हो गई, उनके आंकड़े इकट्ठा करता है। हालांकि CSO और जो NSSO है लगभग दोनों साथ में काम करते हैं, लेकिन इसका काम थोड़ा सा अलग है। तो इसके बारे में जो जानकारी है वो आप थोड़ी सी फैक्चुअल याद रख लें कि प्रोफेसर PC महालनोबिस है ना,
कृषि महालनोबिस के सुझाव पर 1950 में क्या बना था, पहले एनएसएस बना था। लेकिन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 1970 में इसका क्या हुआ, वापिस से पुनर्गठन हो गया और फाइनली 1971 में इसका नाम क्या हुआ, एनएसएसओ। तो आपका इसका जो एक्चुअल नाम है वो ये याद रखना, 1971। उसके बाद में हालांकि एनएसएस है और एनएसएस का कार्य सर्वेक्षण तक सीमित रखते हुए एनएसएसओ का अंग बना दिया है। हालांकि ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि अभी आगे जो जानकारी वो थोड़ी सी स्पेशल आने वाली। बस आप इतना याद रखना कि एनएसएस क्या करता है, तो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करता है। अब ये खबर है एनएसएसओ प्लस सीएसओ 2019 में इन दोनों का हो गया है विलय। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आय की बात आती है। तो ये जो यहाँ पर जानकारी बता रहा हूँ ये बहुत याद रखिएगा ना। आप ऐसा मत सोचिएगा सर आपने पहले दोनों पढ़ाए हैं, अब तो इनका विलय हो गया, खत्म हो गए। खत्म नहीं हुए, काम दोनों के हैं, लेकिन अब एक दूसरे का सहयोग लेंगे। तो क्या है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसको कहते हैं मोस्पी के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि एनएसएसओ और सीएसओ का क्या हो गया, विलय कर दिया गया। और उसके बाद में ये मंजूरी कब दी गई थी, तो 23 मई 2019 की है, जिसमें एनएसएसओ और सीएसओ का विलय हो गया और इसका नया नाम हो गया एनएसओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद बहुत सारों को जानकारी ना हो, तो ये बात खासी ध्यान रखें आप कि अब क्या नाम हो गया इसका, एनएसओ हो गया। चलिए साथियों, तो यहां तक आपको अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। अब फाइनली कुछ जो डेटा है राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इन्हें देखकर हम लेक्चर अपना यही समाप्त करेंगे और राष्ट्रीय आय भी आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो कुछ जानकारी है कि भारत में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 में एक अनुमान लगाया था, ठीक है, और उस अनुमान के मुताबिक 20 रुपए प्रति व्यक्ति थी, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय भी होता है जब साल भर की जो आय निकले, राष्ट्रीय आय, उसमें देश की जो जनसंख्या, जैसे कि अभी 125 करोड़ मान लें, भाग दे देते हैं तो कितना आ जाता है, प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। हालांकि वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 है, ओके, और 1,20,000 में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं, और आज जन्मा वो बच्चा भी आता है जिसको कुछ भी समझ नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, जब इतने पैसे में आप जनसंख्या का भाग दे रहे हैं तो ऐसे निकलेगा प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय तो कुछ अच्छी स्थिति नहीं है भारत की, 1,20,000 साल भर के हैं, यानी कि अगर इसे मैं बताऊं तो $2041 हम साल भर में कमाते हैं। आपको लग रहा होगा ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्वे है वहां की प्रति व्यक्ति आय $90,000 है, ठीक है। तो आप कंपैरिजन कर लीजिए, कहां पर 2000, कहां पर 90,000। उसके बाद में 1931-32 में VK राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया। तो मैंने एक शख्स का नाम बताया था, कुजनेट्स का, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर किया था, और भारत में राष्ट्रीय आय के लिए पूरा एक लेखा प्रणाली वाले शख्स कौन से थे, VK राव। उसके बाद 1948-49 में पीसी महालनोबिस की सिफारिश पर सीएसओ बना, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु स्वतंत्रता पश्चात 1948 को आधार बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्री के हिसाब से कि सबसे पहले अगर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार बना था तो वो आधार कौन सा बना था आपका, 1948 का। और वर्तमान में जो आधार चलता है हमारे यहाँ पर 2011-12। आप कहेंगे कि सर ये आधार वर्ष क्या होता है। आधार वर्ष ये होता है कि अगर आज राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है तो 2011-12 में जो वस्तुओं के मूल्य थे उसको लिया जाता है, क्योंकि इसका रीजन ऐसा है कि चीजें तब तक फिक्स हो जाती, हालांकि बदल सकते हैं हर 10 साल में, है ना। इसको मैं थोड़ा और समझा देता हूँ कि आधार वर्ष क्या है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। आधार वर्ष मतलब ये कि आज जो महंगाई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पेट्रोल कभी 70 का जाता है, फिर कभी 87 का जाता है, फिर कभी इसी साल भर में फिर वो मान लेते हैं कि 84 पे आ जाता है। अब इसमें क्या है कि महंगाई को लेकर ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो होता है कि बहुत पुराने ईयर ले लेते 2011-12 और 2011-12 से लगाकर आज के लगभग 7 या 8 साल में एक अनुमान लगाकर फिक्स कर देंगे कि इस चीज का मूल्य इतना रहेगा ना। फॉर एग्जाम्पल कि आज गाड़ी है ना, मैं बताऊं आपको कि मान लेते हैं आपको गाड़ी ले रहे हैं, मोटरसाइकिल ले रहे हैं, उसकी कीमत कभी 50,000 हुई साल भर में, ठीक है, कभी वो 17,000 पे आई, फिर वो 55 पर आ गई। तो जब आय करने जाएंगे तो इस गाड़ी का मूल्य क्या निकालेंगे,
तो इसलिए क्या होता है कि कम से कम जो एक आधार ईयर रखा जाता है जिसमें अनुमानित महंगाई होती है वो फिक्स होती है, ताकि इससे क्या हो सटीक आंकड़े निकल सके। उसके बाद में फाइनली 1967 में पहली बार राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु आय तथा उत्पादन विधि का प्रयोग किया गया। हाँ, अगर आपसे भारत पूछे कि भारत में कौन सी विधि का प्रयोग होता है तो अधिकांशतः आय विधि का प्रयोग होता है, व्यय विधि का प्रयोग नहीं होता। चलिए साथियों, तो फाइनली हमारा राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर होता है समाप्त यहाँ पर। और इतने टाइम से लगभग हमने 3 क्लासेस पढ़ी है। क्लास ज्यादा लेने का कारण मेरा यही था कि आपको मैं बेसिक समझा सकूं, और आशा करता हूं मैं कि फाइनली थर्ड लेक्चर के साथ में आपका जो राष्ट्रीय आय वाला है वो एमपीपीएससी मेंस और प्री के हिसाब से अच्छे से पूरा हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर फाइनली हम खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा उसमें फिर मिलेंगे हम नए इकोनॉमी के साथ में। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।